हेलो स्टूडेंट, मैं हूं प्रतिष्ठा शर्मा, आपकी सोशल साइंस एजुकेटर फ्रॉम ई सरल। आज हम समझने जा रहे हैं पावर शेयरिंग का चैप्टर, जिसमें हम समझेंगे कि पावर कैसे शेयर की जाती है और वो पावर शेयर करने से क्या पावर कम होती है या कंट्री अच्छे से वर्क करती है उस पावर शेयरिंग की वजह से। हम इसके अंदर दो कंट्रीज का केस समझेंगे। पहला है बेल्जियम का केस। बेल्जियम एक इतना बड़ा शहर है जितना कि हमारा हरियाणा है, एंड बेल्जियम है यूरोप का शहर। वहाँ की पॉपुलेशन है 1 करोड़। वहाँ की कंपोजिशन कुछ इस तरह है कि 59% लोग फ्लैमिश रीजन में रहते हैं जो कि डच बोलते हैं, 40% लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं, और बाकी के 1% लोग जो हैं वो जर्मन स्पीकिंग हैं। अगर हम बेल्जियम की कैपिटल की बात करें जो कि है ब्रुसेल, वहाँ पे उल्टा है। वहाँ पे 80% लोग ऐसे हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं, बाकी 20% लोग डच स्पीकिंग है, यानी कि मेजॉरिटी का डिफरेंस अलग अलग है कैपिटल एंड बाकी अदर जगह जो बेल्जियम की हैं। ठीक है, अब वहाँ के जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं ज़्यादा रिच एंड पावरफुल है, इस वजह से वो डच लोगों को सप्रेस करते हैं। एंड डच लोगों के मन में ये बात है कि उनको एजुकेशन एंड जॉब की अपॉर्चुनिटी काफ़ी लेट मिली है, इसलिए वो लोग रिच एंड पावरफुल नहीं बन पाए। इस वजह से उन दोनों के बीच में काफ़ी टेंशन रहती है। 1950 से 1960 के बीच में दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन अराइज हो जाती है, एंड कैपिटल में तो और भी बुरा हाल होता है वहाँ पे। इसी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट 1970 से 1993 के बीच में कुछ चेंजेस लेके आती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसी से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब कुछ चेंजेस लाती है 4 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके अंदर हमारे बेसिक लॉज एंड हमारे राइट्स लिखे होते हैं। तो क्या चेंजेस थे बेल्जियम के अंदर? फर्स्ट था सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दोनों ही ग्रुप के सेम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे। सेकेंड चेंज, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी। थर्ड चेंज, जो कैपिटल के अंदर ब्रुसेल्स थी वहां पे जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी एक सेपरेट होगी, एंड वहां पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा दोनों ही कम्युनिटी के लोगों का। फोर्थ चेंज, अगर कोई भी स्पेशल लॉ बनता है तो दोनों ही ग्रुप का इक्वल से होगा तभी वो लॉ पास किया जाएगा, अदरवाइज नहीं पास होगा। अब जो इसका एक मॉडल था बेल्जियम का, वो कॉम्प्लिकेटेड तो था, लेकिन वहाँ के सोशल डिफरेंसेस की जो भी थे उसकी वजह से ये बहुत अच्छा फेवरेबल साबित हुआ उन लोगों के लिए। एंड वहाँ की गवर्नमेंट ने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस करी वहाँ पे, ताकि कम्युनिटी के लोगों को अपनी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट मिल सके और अपनी प्रॉब्लम्स वो उनसे रिजॉल्व करवा सकें। एंड ये इतना अच्छा मॉडल था कि गवर्नमेंट एंड लोग काफ़ी खुश थे, और इसी वजह से ब्रुसेल को यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बना दिया गया। अब हम चलते हैं श्रीलंका के केस को समझने के लिए। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो वहाँ पे पॉपुलेशन अराउंड 2 करोड़ है, एंड वो एक आइलैंड नेशन है जो कि आसपास से पानी से घिरा हुआ है। वहाँ की कॉम्पोजिशन अगर हम समझें तो 74% लोग सिन्हाला स्पीकिंग हैं जो कि बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। 18% जो लोग हैं वो तमिल हैं। तमिल में भी 2 टाइप के लोग हैं, एक तो नेटिव तमिल है जो वहीं रहने वाले लोग हैं, एक है इंडियन तमिल जिनके फोरफादर इंडिया में रहते थे। वहाँ पे जो तमिल्स हैं वो हिंदू एंड मुस्लिम दोनों हैं। देन आते हैं 7% लोग जो कि क्रिश्चियन हैं। क्रिश्चियन लोग सिन्हाला एंड तमिल दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। अब वहाँ का जो कंपोजिशन की बात करें उसमें भी मेजॉरिटी का डिफरेंस है, इसी से आता है मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका। 1956 में वहाँ पे एक एक्ट पास हुआ था जिसके अंदर सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज करार दे दिया गया था। सेकंड था कि वहाँ पे जॉब्स और एडमिशन में सिन्हाला लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। मतलब अगर एक सिन्हाला लैंग्वेज का पर्सन है एंड एक तमिल लैंग्वेज का पर्सन है तो उसमें से प्रेफरेंस सिन्हाला को दी जाएगी, ना कि तमिल को। फिर आता है उनका रिलीजन बुद्धिज्म, जिसको भी प्रेफरेंस दी गई। तो बाकी रिलीजन के लोगों को लगा कि हमारे साथ तो गलत हो रहा, और इवन तमिल को तो ये भी लगा कि हमारे तो फंडामेंटल राइट्स को भी दबाया जा रहा है हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी ना देकर। तो तमिल लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करी
एंड प्रोटेस्ट किया अपनी 2 डिमांड के साथ। उनकी 2 डिमांड क्या थी कि उनकी लैंग्वेज को, तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए और उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए जॉब्स में एंड एजुकेशन में जैसे सिन्हाला को मिलती है। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट भी तो सिन्हाला थी, तो वो उनकी डिमांड क्यों मानेंगे, इसलिए उनकी डिमांड को नहीं माना गया। तो तमिल ने बोला ठीक है मत मानो, हमें सेपरेट गवर्नमेंट दे दो, हमारी सेपरेट कंट्री दे दो, उसमें हम अपनी सेपरेट गवर्नमेंट बना लेंगे, ठीक है। पर उन्होंने वो भी नहीं मानी और इसी वजह से तमिल और सिन्हाला के बीच में टेंशन अराइज हुई और फिर होती है एक सिविल वॉर जो कि कंट्री के अंदर होती है, इसलिए उसको सिविल वॉर कहा जाता है। उसी वजह से हजारों लोग मारे गए और वहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस एंड डिफिकल्टीज आई। अब हमने बेल्जियम एंड श्रीलंका दोनों का केस देखा, तो इससे हम क्या समझे कि पावर शेयरिंग जो कि बेल्जियम में थी तो वहाँ पे गवर्नमेंट और लोग अच्छे से रह पाए, एंड श्रीलंका के अंदर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को ओवर पावर कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था, तो इट विल लीड टू अ वॉर और बहुत सारे लोग मरे भी सही इससे। अब हम समझते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। इसके 2 रीजन है। फर्स्ट प्रूडेंशियल रीजन जो कि ये बोलता है कि पावर शेयरिंग रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस घटा देती है। दूसरा आता है मॉरल रीजन जो कि ये बोलता है कि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का बेस है, अगर पावर शेयरिंग होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी होगी किसी भी कंट्री में। अब हम समझते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इसकी 4 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल मीन्स हॉरिजॉन्टल जिसमें 3 ऑर्गन के बीच में पावर डिवाइडेड होती है। लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाती है, जुडिशरी जो लॉ बनते हैं अगर वो वायलेट होंगे तो न्याय दिलाती है, एंड एग्जीक्यूटिव लॉ को एग्जीक्यूट करवाती है। ये होता है हॉरिजॉन्टल शेयर। इसके अंदर तीनों ऑर्गन के पास सेम पावर होती है, इसलिए वो एक दूसरे की पावर को देखती हैं, चेक रखती हैं, इसलिए इसको हम चेक्स एंड बैलेंसेस भी बोलते हैं। सेकंड आती है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इसके अंदर पावर 3 लेवल में डिवाइड होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है, और इसीलिए इसको हम फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं जो कि हमारी कंट्री में भी है। थर्ड आता है पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप, जिसके अंदर लिंग्विस्टिक ग्रुप एंड रिलीजियस ग्रुप आता है। जैसे बेल्जियम में थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, वो भी इसी का रिजल्ट था, एंड हमारे कंट्री में है कि हमें रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी दी है SC, ST एंड वुमेन को या बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को, ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो। ये होते हैं सोशल ग्रुप। फोर्थ आता है पावर शेयर बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड अमंग मूवमेंट्स। अब ये क्या है एक एक समझ लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ये इंश्योर कराती है कि पावर एक पार्टी के हाथ में नहीं जाए। जैसे चाइना के केस में हुआ था, वहाँ पे 1 पार्टी रूल था, मींस कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी जो कि पूरे कंट्री पे रूल करती थी और जो भी बनता था वहाँ का लीडर वो उसी पार्टी का होता था। हमारी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम है जिसमें बहुत सारी पार्टीज होती है। ये मेक श्योर कराती है कि एक ही पार्टी पावरफुल ना हो जाए और उसके मन में ये डर रहे कि भाई अगर मैं अच्छा काम नहीं करूँगी तो नेक्स्ट टाइम मुझे हटा दिया जाएगा। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयर होती है। सेकंड आता है प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर प्रेशर बनाने का काम करते हैं ताकि गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती रहे और उनको डर रहे कि कोई भी यूनियन, जैसे ट्रेड यूनियन हो गई, हम कुछ गलत करेंगे तो ये यूनियन हम पे प्रेशर बनाएगी, तो ये हो जाते हैं प्रेशर ग्रुप। एंड लास्ट आता है अमंग मूवमेंट्स। अमंग मूवमेंट मीन्स जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट हुआ था जिसने ये प्रेशर बनाया था कि नर्मदा रिवर का जो पानी है वो ओवर एक्सप्लॉइट ना हो और उसमें लोग गंदगी ना फैलाएं, और इसकी वजह से वो मूवमेंट ने एक प्रेशर क्रिएट किया था क्योंकि उसके पास एक पावर थी।